तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सेक पेपर रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर, और दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। माय नेम इज सागर साव, मेरा नाम सागर साव है। ठीक है, और इस चैनल पे, ज्ञान सागर चैनल पे 3 व्यक्ति, ठीक है, आपको गाइड करेंगे। हम, सागर, ठीक है, दूसरे हैं आपके अरुण। कौन है? अरुण। ठीक है, अरुण। और तीसरे हैं आपके, अच्छा पूरा डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, मैं सागर साव। ठीक, सागर भैया बोलिएगा। सबसे ज़्यादा वीडियो मैं ही दूंगा। अरुण भी वीडियो देंगे। ठीक है, ये गिरिडीह से हैं, मैं बोकारो से हूँ। और एक आपकी दी हैं, और उनका नाम क्या है? प्रेरणा। ठीक है, तीनों लोग हम लोग आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आप लोग बोलिएगा यार आप लोग दिखते कैसे हैं, हमें बताइएगा तब ना। चलिए बाद में देख लीजिएगा, तो समझ लिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वीडियो मैं ही डालूंगा आप लोगों का। चलिए तो शुरू करते हैं। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी सेम है। सेम कैसे है भाई? अलग अलग है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में है। देखिए, मैं किसी भी चीज़ को बताने से पहले मैं इतिहास बताता हूँ। ठीक है, और मेरे साथ जब भी क्लास कीजिएगा सोचिएगा यही कि आप अपने कॉलेज में बैठे हैं और प्रोफेसर का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, बोलिएगा फेस तो दिखाते हैं नहीं भैया। अच्छा, फेस भी दिखना है। चलिए चेहरा बाद में देखिएगा, पहले काम कीजिए। तो पहले आप इतिहास जानिए, क्योंकि आप लोग नए बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है 2 बैच के स्टूडेंट देख रहे होंगे। एक 24-28 सेशन वाले भी देख रहे होंगे, और 25 से 29 वाले भी देख रहे होंगे। ठीक है, आपको मालूम है 24-28 सेशन का हर एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है, सिवाय रांची यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी 1960 में बना। एक थोड़ा इतिहास जान लीजिए। ठीक है, मैं वैसा ही पढ़ाऊँगा जैसा आपका कॉलेज में पढ़ाई होता है। और 24-28 सेशन जो भी देख रहे हैं आप, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1960 में। झारखंड राज्य का पहला यूनिवर्सिटी है, पटना विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। ठीक है, और 1960 में बना। उसके बाद 2009 में रांची विश्वविद्यालय का एक भाग बंट गया, और वह बन गया NPU, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। यह पलामू में है। ठीक है, कहाँ पे है? पलामू में है। ठीक है, तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस है, क्योंकि NPU जो है रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर बना है, और दोनों का सिलेबस सेम है। यह 24-28 सेशन NPU पलामू यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सेक पेपर। तो जो भी लोग इकोनॉमिक्स सेक पेपर रखे हैं उनको पढ़ना होता है सॉफ्ट स्किल। क्या? सॉफ्ट स्किल। ये क्या स्किल है? स्किल मतलब होता है कौशल, सॉफ्ट मतलब होता है आपका अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, अच्छा व्यवहार करने आप सीखते हैं। जो भी लोग इकोनॉमिक्स सेक पेपर रखें सेमेस्टर 1 में, उनको पढ़ना होगा सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो यह पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों करेंगे। ठीक है, 2025 जुलाई महीना का पूछा हुआ पेपर है। सेशन 24-28, और आने वाले सभी के लिए काम देगा जो भी सॉफ्ट स्किल का पढ़ाई करेंगे। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेपर आपका 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। NPU में ये पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में यह पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। ठीक है, और इसे आप दोनों भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, चाहे पेपर इंग्लिश में ही क्यों ना आए, फिर भी आप इसका आंसर हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर ये है। इसमें आपके पहले क्वेश्चन है 5 गो, 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। ठीक है, J नंबर तक ABCD करके J नंबर तक 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 ना एक हो। 10 नंबर के 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, कितना हो गया? 15 नंबर। 15 नंबर हो गया आपका ग्रुप ए। बाकी 60 नंबर होता है ग्रुप बी। कुल मिला के 75 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का? 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। पेपर 2 भागों में बटा रहता है। 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन, टोटल ये 15 मार्क्स ग्रुप ए। ठीक है, और 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन जो आता है आपका ग्रुप बी में। यहाँ तक मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा था। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये एग्ज़ाम हुआ है। अब
देखिए ये पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था। चलिए अब मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में करके, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप ए कंपलसरी सेक्शन, यहाँ पे बोला क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, GPRS इज, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सबसे पहले तो क्या पूछा गया है कि GPRS इज, GPRS क्या होता है, यहाँ पे हमें आंसर करना होता है, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को ही मैंने कॉपी यहाँ पे पूरा का पूरा उतार दिया है और इसका आंसर भी उतार दिया है। तो GPRS क्या है, राइट आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस माने बिना तार के बातचीत करना, जैसे हम लोग फोन से बातचीत करते हैं बिना तार के। GPRS इसका फुल फॉर्म होता है जनरल, ठीक है, पैकेट रेडियो सर्विस। क्या, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, हाँ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। दोस्त जो भी हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके पास कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन नहीं है तो बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो मोबाइल नेटवर्क में प्रयोग होता है। समझ गए। अब पूछेगा कि GPRS क्या है तो बता दीजिएगा ना कि GPRS मोबाइल में उपयोग होने वाला एक बिना तार का सर्विस है, बिना तार का सेवा है, ठीक है, जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। कोई बात है कि आपके नानी घर से यहाँ तक कोई तार खींचा हुआ नहीं ना है, फिर भी बातचीत होता है ना GPRS की मदद से। समझ गए। चलिए अगला है हमारा यहाँ पे, रिज्यूम इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। रिज्यूम जो है किस भाषा का शब्द है, तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इंग्लिश, द वर्ड रिज्यूम इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज मीनिंग समरी, ठीक है। रिज्यूम जो है शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सारांश। सारांश मतलब किसी भी पार्ट को जो छोटे शब्दों में बताते हैं ना एकदम समरी करके, ठीक है, कि शॉर्ट में बता दो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ डिटेल में। देखिए जब आपका शादी ब्याह होगा, अभी नहीं होगा मुझे मालूम है, ठीक है, गर्ल्स लोग का जल्दी होगा थोड़ा, तो आपको बोलेगा बायोडाटा भेजो। क्या बोलेगा, बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा इसमें क्या होता है, अपने बारे में जानकारी देने का सबसे छोटा माध्यम है बायोडाटा। कलर हमको पसंद नहीं आ रहा है, कलर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो बायोडाटा क्या है, अपने बारे में किसी को जानकारी देना है तो सबसे छोटा माध्यम है बायोडाटा अपना बनाइए। थोड़ा और डिटेल में जानकारी देना है अपने बारे में किसी को तो रिज्यूम बनाइए। रिज्यूम आजकल चलता है, बायोडाटा पुराना हो गया, ठीक है। ये सन 2000 के टाइम में बायोडाटा चलता था, 2010 जब से इंटरनेट आया तब से रिज्यूम आ गया है, ठीक है। तो आजकल क्या चलता है, रिज्यूम। आपके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी देना है तो रिज्यूम, और अपने बारे में पूरा एकदम पल पल की जानकारी कि हर एक साल मैंने क्या काम किया, क्या पढ़ाई किया, कितने सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, मतलब ऑल टोटल डिटेल जानकारी देना है तो उसको बोलते हैं CV। क्या बोलते हैं, CV, कैरिकुलम विटा। ये क्या होता है, जब आप किसी प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आपको या तो रिज्यूम मांगा जाएगा और उनको लगता है कि नहीं मेरा कस्टमर, मेरा जो हम सर्विस का स्टाफ रखेंगे वो पूरा डिटेल उसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो वो मांगेगा आपसे CV। क्या मांगेगा, CV मतलब कैरिकुलम विटा। समझ गए। बायोडेटा, रिज्यूम और CV तीनों एक ही चीज़ है। बायोडाटा सबसे छोटा माध्यम होता है अपने बारे में किसी को जानकारी देने का, रिज्यूम उससे थोड़ा डिटेल जानकारी देते हैं और CV में पूरा डिटेल जानकारी खोल के दे देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। हाँ तो सब रेडी कर लीजिएगा, आप लोग का टाइम आएगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद तो आ ही जाएगा, ठीक है। फिर बोलिएगा मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज AYS इज बेट हाउ विल BYS बी रिटन। अब बोलिएगा भाई साहब इतना इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर B था। इसका देखिए आंसर हो जाएगा कैट। 1 मिनट पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये C नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इन सर्टेन कोड, एक कोई भी भाषा है जिसमें AYS को लिखा जाता है, किसमें, AYS इज रिटन एज बेट। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे घुसा दिया गया है कि AYS को हम लोग AYS को BAT लिख रहे हैं। हाउ इज BYS इज रिटन
इन दैट कोड। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि देखिए यहाँ पे ए से एक वर्ड क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे हमारा 2 वर्ड आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ए का वर्ड आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। वाई से 2 वर्ड आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, जेड फिर ए। ठीक है, और एस से हमें कितना वर्ड आगे बढ़ रहे हैं, तो एक वर्ड फिर यहाँ से आगे बढ़ रहा है, टी। देख रहे हैं ना, यही किया है इसमें बी ए टी में। तो आपको क्या करना है, इसमें भी इसी तरह से बढ़ाना है। वाई में एक वर्ड आगे बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, सॉरी बी में एक वर्ड आगे बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा। वाई में 2 वर्ड आगे बढ़ाइए, 1 मिनट, समझ गए ना आप लोग। हाँ, तो वाई में 2 वर्ड आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जेड ए। ठीक है, और एस में हम लोग 2 वर्ड आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सॉरी एक वर्ड, एस टी, कैट हो जाएगा। तो कैट कहाँ पे है, ये हमारा ए नंबर में है। तो यहाँ पे रीजनिंग का भी क्वेश्चन घुसा दिया गया है। जो लोग रीजनिंग बनाएंगे बहुत अच्छा, ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सी नंबर समझ गए। आगे देखते हैं डी नंबर। हमारा इसमें पूछा गया है कि व्हेन अ फिक्स्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द सेम ऑर्डर इट इज नॉन एज। हिंदी में क्या होगा भाई साहब, कि व्हेन अ फिक्स्ड लिस्ट, कोई एक फिक्स लिस्ट है ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एक निश्चित प्रश्नों की संख्या है जो गिवन करता है, देता है टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, जितने उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं उन सभी को फिक्स नंबर देता है। ठीक है, द सम ऑर्डर इज नॉन एज, तो उसका जो है कुछ ऑर्डर जाना जाएगा। ठीक है, उसको स्ट्रक्चरल इंटरव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। आप बोलिएगा भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या बोल रहे हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा रहा है कि व्हेन अ फिक्स लिस्ट, कोई एक फिक्स लिस्ट है क्वेश्चंस का, प्रश्नों की एक संख्या है, ठीक है, सही रूप में लिस्ट किया गया है और उसमें जितने भी आदमी उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं उस ग्रुप में, उन सभी को दे दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। अब स्ट्रक्चरल इंटरव्यू क्या होता है कि आप मान लीजिए 6 आदमी का एक ग्रुप है, ठीक है, सबको सेम क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस पर डिस्कस करने बोलेगा, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। वही चीज़ पूछा गया है। ठीक है, अब बोलिएगा ये सब तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग संचारित साक्षात्कार बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। इसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं, अदर लैंग्वेज में इसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रिज्यूम इज द बेस्ट, किस प्रकार का रिज्यूम सबसे अच्छा माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अ कॉम्बिनेशन रिज्यूम इज कंसाइडर्ड बेस्ट बिकॉज इट शो बोथ स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका जो कॉम्बिनेशन रिज्यूम है, यहाँ पे देखिए दोनों समझेंगे हम लोग। ठीक है, आराम से, होले होले हो गया है प्यार हो सजना, उसी तरह से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए EFGHI क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, व्हाट टाइप ऑफ रिज्यूम इज द बेस्ट, बाकी सब क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, देख लिए। अब आपको अटपटा सा नहीं लगेगा, नहीं तो मुझे भी अटपटा सा लग रहा था, इसलिए मैंने देखा। चलिए, तो ई नंबर में पूछा गया है कि किस प्रकार का रिज्यूम भाई सबसे अच्छा होता है, बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिज्यूम सबसे अच्छा होता है। हिंदी में बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिज्यूम को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह आपके स्किल्स और अनुभव दोनों को दर्शाता है। मतलब जो आप बनाते हैं रिज्यूम, उसमें आप बताइएगा कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है। जैसे मेरे अंदर स्किल्स है, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलना है क्या यार, मालूम नहीं मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या गंदा पढ़ाता हूँ, आई डोंट नो। ठीक है, तो जैसे बताता है ना कि मैं 4-5 भाषा बोल सकता हूँ। जैसे हम खोटे बोलो जाना ही है, ठीक है, हम खोटा बोले पा रही है, और बाद हम थोड़ा बहुत संथाली भी बोल सकते हैं, हम ही बांग्ला बोलते पारी, और हम नागप्रिय होने पारिसला। ठीक है, मतलब तो ऐसा ऐसा आपको बताना है कि कौन कौन भाषा आपको आता है। ठीक है, ये सब आपके स्किल्स हो गए। अनुभव, जैसे कि मैंने 3 साल पैथोलॉजी में काम किया है, मैंने 1 साल कॉलेज में काम किया है। ठीक है, ऐसा वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड किया जाता है किसमें, कॉम्बिनेशनल रिज्यूम में। तो किस प्रकार का रिज्यूम सबसे अच्छा होता है, कॉम्बिनेशनल रिज्यूम। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिज्यूम या कॉम्बिनेशनल रिज्यूम लिख लीजिएगा आराम से। देखिए मेरे साथ जब भी पढ़िएगा ना, तो ये मत सोचिएगा कि कितना याद करना पड़ेगा, ये सोचिए कि कितना हम भुला पाएंगे। जितना भुला पाएंगे भुला दीजिए, लास्ट में जो याद रहेगा वही ज्ञान है। ठीक है, जो ज़बरदस्ती याद करते हैं वो तो एग्जाम में काम आता है, लेकिन जो एक बार में याद रह जाए ना, सच बता रहा हूँ,
वो एक्चुअल नॉलेज है। ठीक है, अगला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरव्यू, कितने प्रकार का कॉमन इंटरव्यू होता है। आप बोलिएगा हमने तो एक ही इंटरव्यू जानते हैं, जॉब इंटरव्यू, तो वो जो है ना 4 प्रकार का इंटरव्यू होता है। कितना? देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। कितना? 4 प्रकार का इंटरव्यू होता है। हाँ भाई 4 प्रकार का। ठीक है, जब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे डिटेल में तब आपको डिटेल में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि व्हाट आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन किस प्रकार के हैं। तो देखिए हमारा है मतलब जब आप बातचीत करते हैं अपने भाषा, अपना दिमाग, अपना थॉट्स, अपना आइडिया को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसका 4 गो तरीका है। पहला तरीका है वर्बल। वर्बल माने बोल के। ठीक है, बातचीत के माध्यम से आप अपने भाषा, विचार, भावनाओं को बता सकते हैं कि भाई मुझे उसको देख के ना कुछ कुछ हो रहा है तो आपका दोस्त बोलेगा मार खाना है क्या जी है ठीक है, तो ये क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल माने हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग बिना बोले केवल लिखने के माध्यम से ठीक है, मतलब बिना भाषा का जब हम लिख के और नॉन वर्बल में आएगा इशारा करके, भाई हम बोल नहीं करेंगे, हम इशारा करते रहे, आंख मार दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? नॉन वर्बल। वर्बल माने जब हम बोल के भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब अपनी भावनाओं या विचारों को भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं, बोल के ही पहुंचाएंगे या लिख के, बोलिए चाहे लिखिए, दोनों भाषा है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से जब हम अपनी बातों या विचारों को पहुंचाते हैं तो उसको वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, इशारा करते हैं, जैसे मुंडे को हिला दिए हैं, चलती है क्या 9 से 12। अच्छा ठीक है, चलिए, तो जब हम इशारा करते हैं, आंख मारते हैं, चाहे मुंडे हिलाते हैं, चाहे हाथ हिलाते हैं, ठीक है, चाहे पैर हिलाते हैं, चाहे कुछ भी हिलाते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मज़ा आ रहा है? हाँ बिल्कुल पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बोझ लेके पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तीसरा क्या है? रिटन। ठीक है, नॉन वर्बल का ही पार्ट है एक रिटन। नॉन वर्बल में वर्बल का ही एक पार्ट है रिटन। वर्बल का 2 पार्ट होता है, एक रिटन, एक होता है ओरल। यानी कि जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो या तो आप बोलिएगा या फिर लिखिएगा, तो इसका वर्बल में 2 गो आ जाएगा। एक क्या है हमारा? ओरल। ओरल मतलब मौखिक, और एक होता है रिटन। ठीक है, तो वर्बल का ही एक पार्ट है रिटन, और फिर एक आता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल माने देख कर। ठीक है, विजुअल माने देख कर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्बल यानी कि मौखिक, मौखिक नहीं, यहाँ पे भाषा आधारित लिखिएगा। नॉन वर्बल मतलब बिना मौखिक, इशारा के द्वारा, इशारा इसको लिख दीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तीसरा है लिखित, और चौथा है दृश्य। ठीक है, तो कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं? 4 प्रकार के। उम्मीद है आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं आ रहा है तो बोलो ना। H नंबर, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम कितने कैटेगरी का होता है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई रिज्यूम जो है कितना कैटेगरी, रिज्यूम का तो कैटेगरी नहीं पढ़े थे, इंटरव्यू का पढ़े थे कि 4 गो इंटरव्यू होता है। रिज्यूम पढ़े थे कि किस प्रकार का रिज्यूम बेस्ट होता है, तो कॉम्बिनेशन रिज्यूम बेस्ट होता है, ये पढ़े हैं। इंटरव्यू 4 प्रकार का होता है, ये पढ़े हैं। और कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है, ये पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कितना प्रकार का रिज्यूम होता है, तो रिज्यूम का जो है जनरली 3 प्रकार में बांटा गया है। कितना? 3। ठीक है, पहला है क्रमबद्ध यानी कि क्रोनोलॉजिकल। दूसरा है आपका फंक्शनल, ठीक है, यानी कि कार्यात्मक। तीसरा है मिश्रित यानी कि कॉम्बिनेशन, जिसको सबसे अच्छा बोलते हैं। और चौथा है लक्षित। मैंने 3 बताया, 4। रिज्यूम के कितने कैटेगरी होते हैं? 4 प्रकार का रिज्यूम लिखते हैं। पहला है क्रोनोलॉजिकल, मतलब कि इसमें आप बताइएगा कि आपने मैट्रिक, फिर ग्रेजुएशन, मतलब इंटर, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, जैसा जैसा करते हैं साल वाइज साइज। फंक्शनल यानी कि इसमें आप केवल काम के बारे में बताते हैं। ठीक है, मिश्रित जिसमें कि आप अपना काम के बारे में भी बताते हैं और अपना पढ़ाई के बारे में भी बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस के बारे में भी बताते हैं, अपना स्किल के बारे में भी बताते हैं। मिश्रित मतलब सब मिक्स कर दो भाई। लक्षित मतलब टारगेटेड, जैसे कोई स्पेशल जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सपोज दैट आपको सेल्स का इंटरव्यू है या फिर आपका किसी शोरूम में इंटरव्यू है, तो आपको बताएगा कि भाई गाड़ी चलाने आता है? नहीं आता है, चलो निकलो यहाँ से गाड़ी बनाने आता है? अब मतलब लक्षित इंटरव्यू किसी स्पेशल इंटरव्यू के लिए दिया जाता है। तो इंटरव्यू कितने प्रकार का होता है? रिज्यूम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। क्रमबद्ध यानी कि क्रोनोलॉजिकल,
ठीक है, कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल, तीसरा है लक्षित यानी कि कॉम्बिनेशन, और चौथा है टारगेटेड यानी कि लक्षित। ठीक है, आई नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द टू बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहला आ जाएगा हमारा सेंडर और दूसरा है रिसीवर। देखिए, जब भी किसी दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होता है तो दो व्यक्ति होना जरूरी है कम से कम। एक होता है सेंडर, सेंडर मतलब प्रेषक, हम जिसको बोल रहे हैं, जैसे मैं सेंडर हूँ, आप तक बोल रहा हूँ, ठीक है, और आप क्या है, रिसीवर, आप मेरे बात को कैच कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो दो एलिमेंट होते हैं, किसका? ये आप ही का, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मतलब संचार बोलते हैं हिंदी में कम्युनिकेशन को। ठीक है, संचार के दो तत्व होते हैं, या दो एलिमेंट होते हैं, या दो घटक होते हैं। एक पहला जो प्रेषक, जो भाषा को बोलता है, और दूसरा जो सूचना को ग्रहण करता है, एक सूचना देने वाला, दूसरा सूचना लेने वाला। ठीक है, जे नंबर है, राइट द नेम ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम 4 प्रकार के होते हैं, ये बताना है। पहला है इंग्लिश, क्रोनोलॉजिकल, दूसरा है फंक्शनल, ठीक है, और तीसरा है टारगेटेड और कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिज्यूम 4 प्रकार के होते हैं, ये बता देना है। चलिए, क्रमबद्ध, कार्यात्मक, मिश्रित और लक्षित। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, देखिए मेरे पास, मैंने बताया कि जब भी मेरे पास क्लास कीजिएगा तो ये समझ लीजिएगा कि भाई आधा घंटा 1 घंटा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉलेज जैसा पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ये बताना है। इंग्लिश में है कि वर्बल कम्युनिकेशन इट इज द यूज ऑफ वर्ड स्पोकन। अच्छा, अगर दोनों करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन क्या करें, दोनों करेंगे। जिसको देखना है भाई देखिएगा, नहीं देखना है मत देखो यार। ठीक है, इसमें तेरा घंटा मेरा कुछ नहीं जाता। वर्बल कम्युनिकेशन इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड स्पोकन और रिटन। ठीक है, जिसका वर्बल कम्युनिकेशन संचार, इसमें बोलने और लिखते हुए दोनों के प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोलने का भी और लिखने का भी भाषा का प्रयोग करते हैं। टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल स्पीच। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भाषण को देते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो इसमें हम लोग भाषा और लिखित, ठीक है, मौखिक और लिखित दोनों का प्रयोग करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसमें कहते हैं जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल इशारा का माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विथआउट वर्ड, विथआउट वर्ड यानी कि बिना शब्दों के। एग्जाम्पल गेस्चर, गेस्चर मतलब इशारा करना। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग बिना शब्दों के प्रयोग करिए व्यक्ति तक अपना सूचना पहुंचाते हैं, जैसे इशारा करना, जैसे आंख मार दी तो समझ गया, अरे बाबा। ठीक है फेशियल, फेशियल मतलब गुस्सा से चेहरा लाल कर देंगे बेटा। ठीक है, आरो एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट। ठीक है, जब हम लोग आई कांटेक्ट मिलाते हैं तो आदमी बोलते हैं अरे भाग यार, वो भालता है बहुत डेंजर। ठीक है, एक बोलते हैं डाइन लगो, तो एक बोलता है ना अरे भाई उसकी नज़रें देखी ठीक है, तो आदमी अलग अलग तरह से आई कांटेक्ट करता है ना। समझ गए? मौखिक संचार जिसमें हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है। लेकिन अमौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग भाषा का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसमें इशारा, चेहरे का हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए, भावना या सूचना जो बोलिए। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिसमें हमारा पूछा गया है व्हाट इज द कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। डायग्राम क्या है यार, तो डायग्राम के द्वारा बताया गया है, डायग्रामेटिकली। ठीक है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डायग्रामेटिकली, इसको हिंदी में भी है। ठीक है, परिभाषा करना है आपको कि संचार, देखिए क्वेश्चन को जो है ना हिंदी में नहीं लिखा गया है, मैं बता देता हूँ। संचार क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डायग्रामेटिकली। तो संचार क्या है, संचार की प्रक्रिया को आपको मतलब अच्छे से समझाना है। ठीक है, संचार की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ठीक है, संचार क्या है, संचार करने की प्रक्रिया को व्याख्या करें। संचार मतलब अपनी भावनाओं, विचारों, थॉट्स, आइडिया जितना भी है उनको लोगों तक पहुंचाना। जैसे बताइएगा अरे यार आज ना
मज़ा नहीं, गुपचुप खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो बोलेगा चलो बाज़ार फिर। तो ये सब क्या है, हमारा इच्छा है, भावना है, थॉट्स है। यार आई एम सो सैड, वाई, तो बोलते हैं ना, ये सब क्या है, भावना है, विचार है, ठीक है। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचार, सूचना या भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला है प्रेषक, प्रेषक सेंडर, समझ गए, बोलने वाला। दूसरा है संदेश, मैसेज, यानी कि जो हम आपको सूचना पहुंचा रहे हैं वह है मैसेज। और तीसरा है समझने वाला, कि वो क्या समझ रहा है। जैसे हम बोल दिए ओ समझा, इलू इलू, तो बोलेगा इलू इलू, अब समझने वाला समझ गया होगा, ठीक है। इलू इलू, इसी को बोलते हैं इलू इलू। तो ये क्या है, कोड है। मैंने कोड बोला आपको, आपने समझ गया, तो वो क्या हो गया, डिकोडिंग करना, ठीक है। फिर माध्यम क्या है, मौखिक में अभी मैं बोल रहा हूँ और लिखित में भी बोल रहा हूँ, दोनों है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता, संदेश पाने वाला क्या है, वह सेंडर, रिसीवर है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी भाषा को, कि सबसे पहले बोला जाता है, और बोलने के लिए भी उस व्यक्ति को वही भाषा आना चाहिए जो मुझे आता है, आपको भी वही भाषा आना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों को वही भाषा नहीं आएगा तो फिर गोलमाल हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा आमी तुम्हारे भालोबासी, और आप लोग बांग्ला ही नहीं समझिएगा, तो फिर क्या मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। चलिए, और फिर वही क्या बोलते हैं गुजराती में, मैं तने प्रेम करे छू, वो गाना सुने हैं? हिंदी में कहते हैं इलू इलू, इलू इलू। चलिए, इलू का मतलब आप लोग जानते ही हैं, है ना। देखिए, मैं ये सब आपको एंजॉय कराने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग जिस एज में हैं, मतलब मैं भी उसी एज में हूँ, ठीक है। तो एंजॉय के बिना आदमी ना इस एज में ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई या स्टडी नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये सब वर्ड का यूज करता हूँ, ठीक है। तो सीरियसली इसको मत लीजिएगा, आगे आने वाले वीडियोस में भी। अगला है व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। समूह चर्चा क्या है, हिंदी में बोलते हैं व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बोलिए, चाहे एम्स बोलिए, चाहे गोल बोलिए, तीनों बोलते हैं उद्देश्य को, लक्ष्य, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो अगर आप एयरफोर्स का इंटरव्यू दीजिएगा, चाहे एसएसबी का इंटरव्यू दीजिएगा, तो ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप डिस्कशन इज अ मेथड वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपुल टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड आइडिया। यानी कि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी खास मुद्दे पे बात किया जाता है। जैसे मान लीजिए डोरी सिस्टम, डोरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में चार आदमी मिलके बोल दिया कि बताइए दहेज प्रथा के बारे में ग्रुप डिस्कशन कीजिए आप लोग। तो एक बोलता है दहेज प्रथा अच्छा है, एक बोलता है नहीं दहेज प्रथा बुरा है। फिर उसके अच्छे ही मतलब एक आदमी बोलेगा उसके लाभ के बारे में, एक आदमी बोलेगा उसके हानि के बारे में, ठीक है। इससे क्या होता है, नॉलेज टेस्ट होता है। दूसरा क्या होता है, टू चेक कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कैसा बातचीत करते हैं, ये इससे आपको पता चलता है। टू ऑब्जर्व लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि आप में जो है नेतृत्व करने की क्षमता है, या फिर बात करते करते आप बहस करने लगते हैं, और बहस करते करते फिर आप लड़ाई करने लगते हैं, तो ये भी चीज़ इसमें चेक किया जाता है। चौथा है टू इवेल्युएट टीम वर्क एबिलिटी, कि आपको टीम के साथ काम करने का मतलब भी आता है या केवल लड़ने आता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ ग्रुप डिस्कशन से पता चलता है। जैसे अब मैं बोल दिया डोरी सिस्टम, आप बोलिएगा नहीं भाई, लड़का लोग बोलेगा सही है, तो सही है, दहेज प्रथा तो होना ही चाहिए, क्यों होना चाहिए। तब लड़की बोलेगी नहीं गलत है, फिर लड़का बोलेगा नहीं दहेज प्रथा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं बोलते हैं कि नहीं हमें शादी करना है, तो लड़की का बाप बोलता है नहीं सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए। जब वैसा लड़की का बाप बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, दहेज लेंगे ना भाई, उन लोग को सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए, तो फिर हम लोग तो फिर बैचलर आदमी को कोई पूछता नहीं है, मतलब जो सिंपल काम करता है, प्राइवेट जॉब करता है या फिर छोटा मोटा काम करता है, उसको आदमी वो लोग भाव नहीं देता है लड़की के बाप, तो काहे नहीं लेंगे दहेज, इसका भी पॉइंट बनता है। फिर लड़की बोलेगी नहीं दहेज प्रथा गलत है, इसलिए क्योंकि अगर आप दहेज लेते हैं तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है फैमिली पे, भाई पे, उसका बाप पे। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, फिर लिखिएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या होता है कि नहीं दहेज प्रथा गलत बात है, जो बाप माता पिता बोलते हैं कि सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए, उसका माइंडसेट गलत है। उस व्यक्ति को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, फिर भी नहीं समझेगा तो उस
स्पेसिफिक व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को दहेज लीजिए, लेकिन जो अच्छे सोच वाले व्यक्ति हैं, जो कि देखते हैं व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका काम धाम कैसा है, ठीक है, उसका परिवेश कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जो इन सब बातों को तवज्जो देता है, ना कि गवर्नमेंट जॉब को तवज्जो देता है, उस व्यक्ति को दहेज नहीं लेना चाहिए। समझे? तो विथ अ कंडीशन। मेरा आइडिया कैसा लगा? ठीक है, चलिए। तो समूह चर्चा एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विशेष विषय पर कई लोग विचार और राय व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान की जांच करना। दूसरा है संचार कौशल की जांच करना। तीसरा है नेतृत्व क्षमता को परखना। चौथा है टीम वर्क क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे पहले लगता था ना कि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे खुद हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और 12 क्लास तक मैंने इंग्लिश भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, खोटा और हिंदी लेके पढ़ा था। ठीक है, एक बेगे मतलब एक 10th तक मैं खोटा और हिंदी, एक के बाद 12th में मैंने इंग्लिश लिया था। ठीक है, इंग्लिश और खोटा लिया था, हिंदी मैंने नहीं रखा था 12th में। 2 भाषा रखना होता है ना। तो बस इंग्लिश में मेरा 50 नंबर आया, बाकी सब में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था, नहीं तो मैं स्टेट टॉप कर जाता यार। फिर भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 12th में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ, कि रियली में कमज़ोर था। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं 12th तक ना इंग्लिश पढ़ने नहीं सीखा था। 12th में भी मैं अच्छा से इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था। इवन जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पहुंचा तब मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, और फिर लगातार 2 साल इंग्लिश किताब रीडिंग करने के बाद मुझे इंग्लिश रीडिंग आने लगा। ठीक है, फिर पढ़ाते रहा तो मज़ा आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर किसी बच्चा को जो हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, मैं समझने की तो दूर बात करता हूँ, पढ़ने नहीं आता है, तो बस आप इंग्लिश रीडिंग कीजिए सबसे पहले 1 साल। उसके बाद इंग्लिश वर्ड मीनिंग डेली लिखिए और रीडिंग कीजिए। डेली 1 घंटा वर्ड मीनिंग लिखना है 10 मिनट, और 1 घंटा आपको रीडिंग करना है। क्या रीडिंग कीजिएगा? तो 6 क्लास से 10 क्लास तक का इंग्लिश किताब रीडिंग कीजिए, इंग्लिश मीडियम का, सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का भाषा आसान रहता है, इंग्लिश किताब नहीं। इंग्लिश मीडियम का सोशल साइंस का किताब रीड कीजिएगा, जिनको इंग्लिश में कमज़ोर है। सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैं झेल चुका हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे झोला लेके जाते थे स्कूल और खिचड़ी खा के आते थे ना जी, झोला टांग के मैं भी जाता था। चलिए, बीच बीच में बोलता हूँ, आप लोग डाइवर्ट तो नहीं होते हैं ना। व्हाट इज द, अगला है हमारा कि व्हाट इज काइनेथेटिक प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि वो, 1 मिनट, कोई आए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि काइनेथेटिक ये क्या होता है? भाई जहाँ जहाँ से हमारा आवाज़ निकलता है, कहाँ कहाँ से आवाज़ निकलता है? ठीक है, तो वो का काइनेथेटिक उत्पाद का अर्थ है वाणी अंग। वाणी अंग मतलब जहाँ जहाँ से, जिस जिस शरीर के अंग से हमारे ध्वनि निकलती है, जैसे जीव से निकलती है ध्वनि, होंठ से निकलती है, और स्वर यंत्र और जबड़ा। इन 4 जगहों से, मुंह के 4 अंग हैं, जबड़ा, ठीक है, स्वर यंत्र, होंठ और जीवा। इंग्लिश में बोलते हैं क्या क्या इसको? टंग। टंग मतलब जीभ। लिप्स, स्टिक लगा दीजिए तो हो जाएगा लिप स्टिक। ठीक है ना। चलिए, और एक है आपका क्या है? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स मतलब स्वर यंत्र। और चौथा है हमारा जो मतलब जबड़ा। इन्हीं 4 मुंह के ये 4 पार्ट्स हैं, जो कि इन सभी अंगों से क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है, साउंड निकलता है, जिससे हम लोग सुनते हैं ना, बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा यहाँ पे एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। और स्पीच मतलब भाषण देना। तो जब किसी आप संगठन में भाषण देते हैं तो उसी को बोलते हैं कि संगठनात्मक भाषण। ठीक है, यह क्या है बताना है। तो आंसर है स्पीच। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजिंग आइडिया इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। यहाँ पे पहला है हमारा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अट्रैक्ट अटेंशन। दूसरा है बॉडी, मेन आइडिया विथ एग्जाम्पल। तीसरा है हमारा कंक्लूजन, यानी कि समराइज एंड विथ इम्पैक्ट। ठीक है, हिंदी में देखिए, भाषा का संगठन का अर्थ, विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, हल्ला होता है उसको जाने दीजिए। भाषा का संगठन का अर्थ विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। पहला है प्रस्तावना, यानी कि श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, दूसरा है मुख्य भाषण,
यानी कि मुख्य विचार और उदाहरण। तीसरा है निष्कर्ष यानी कि सारांश और प्रभावशाली। यानी कि जब आप भाषण देते हैं ना तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करना आना चाहिए। आपका जो आइडिया है, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं वो भी आपको जाहिर होना चाहिए। और लास्ट में छोटे से शब्दों में आपको लोगों को सब कुछ समझा देना है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, उसके बाद हमारा 6ठा प्रश्न है बस। ठीक है, अच्छा 7 गो है ना यार, बहुत हल्ला जब होता है ना तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है मेरा भी। ठीक है, गांव घर में ना बहुत हल्ला होता है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। ठीक है, जोहारी विंडो। यानी कि एक अच्छा संचार क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। अच्छा संचार, ठीक है। प्रभावी संचार का अर्थ, हाँ अच्छा होगा कि प्रभावी संचार क्या है इसको स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स क्लियर, कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन दैट अचीव्स द डिजायर रिजल्ट। ठीक है, फिर हमारा है जोहारी विंडो। ठीक है, यह क्या है, अ मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन विथ 4 एरिया। इसमें जो है जोहारी विंडो में क्या किया जाता है तो 4 जगहों पे आपको ध्यान दिया जाता है। पहला है आपका पॉइंट ओपन एरिया, यानी कि नो टू सेल्फ एंड अदर। दूसरा है ब्लाइंड एरिया, नो टू अदर नॉट सेल्फ। तीसरा है हमारा हिडन एरिया, नो टू सेल्फ नॉट अदर। और चौथा है हमारा अननोन एरिया, नो टू नॉन। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, कि जोहारी विंडो आत्म जागरूकता और संचार का मॉडल है जिसमें 4 क्षेत्रों पे ध्यान दिया जाता है। 4 एरिया कौन कौन सा है। पहला एरिया है खुला क्षेत्र, यानी कि स्वयं और दूसरों को ज्ञान, मुझे भी ज्ञान है और दूसरों को भी ज्ञान है। दूसरा है ब्लाइंड एरिया, यानी कि दूसरों को ज्ञात है लेकिन मुझे मालूम नहीं है। जैसे दूसरे लोग जानते हैं आपके फ्रेंड के बारे में सब कुछ कि क्या क्या कांड कर रहा है, मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। तो ये हो गया ब्लाइंड एरिया। और ब्लाइंड एरिया में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं मालूम वो चीज़ काहे बोलना यार। छिपा क्षेत्र, यानी कि स्वयं ज्ञात और दूसरों भी अज्ञात। अब आपके राज आपको ही मालूम है, दूसरे को तो मालूम नहीं है, तो ये हो गया आपका हाइड एरिया, हिडन एरिया। और चौथा है अज्ञात क्षेत्र, यानी कि आपको भी नहीं मालूम है दूसरे को भी नहीं मालूम है। जैसे एग्जाम्पल बोल देता हूँ कि मंगल ग्रह में आदमी रहता है, ना आपको मालूम है ना दूसरों को मालूम है। ठीक है, चलिए इसी को बोलते हैं जोहारी विंडो। चलिए सब नोट करना है। 6ठा प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू स्किल, व्हाट स्टेप्स विल वन टेक टू सक्सीड इन अ इंटरव्यू। देखिए 3 घंटा का पेपर मैं आपको 1 घंटा में करा रहा हूँ। ठीक है यार, बहुत हल्ला हो रहा है तो आप लोग इस सब को कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका पूरा का पूरा PDF ऐप में दे दूंगा। ऐप के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आइएगा और सबसे पहले ये ज्ञान सागर ऐप है। ऐप का लिंक आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ज्ञान सागर लिखिएगा तो। और आपको यहाँ पे हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ पे आइएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, अपना नाम और मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, लॉगिन हो जाइएगा। उसके बाद ऑल कोर्सेस में आइएगा, ऑल कोर्स में आइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्स मिलेगा। आपको आना है रांची यूनिवर्सिटी वाले में, इस पर। ठीक है, 60 रुपया ऐप का प्राइस है, पेमेंट कीजिएगा। आपका ये 60 रुपया पूरा का पूरा ग्रेजुएशन के लिए फिक्स हो गया, 8 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, सभी नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे, ऑल पेपर नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, वीडियोस भी यहीं पे मिल जाएगा। आप अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कीजिएगा और अपना यहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, 60 रुपया में कौन कितना साल के लिए, 4 साल के लिए पूरा का पूरा ग्रेजुएशन। ठीक है, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए देख लीजिए भाई चेहरा क्या देखिएगा, तो देखिए टकला हो रहा है। ठीक है, इसलिए फेस वगैरह नहीं दिखाने का मन करता है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और ये फ़ोन में मैंने शूट किया, कभी कभी मैं लैपटॉप में भी करूँगा, कभी फ़ोन में भी, जैसा मुझे कंफर्टेबल लगता है वैसा मैं करता हूँ। ठीक है, ओके बाय।